एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। मैं कमलेश सर। हम लोग यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष या उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वह है जनजातियां यानी ट्राइब्स। इन जनजातियों के बारे में हम लोग इसके पहले 2 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा प्लेलिस्ट में भी, तो आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस श्योर है सर्टेन पूछे जाएंगे। और हम लोग थारू जनजातियों को डिटेल से यानी विस्तृत स्टडी किए, अध्ययन किए। अब इस क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह है उत्तर प्रदेश की जनजातियां जो बुक्सा या भोक्सा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रीलिम्स यानी उत्तर प्रदेश के पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जनजातियां। थारू हुए, बुक्सा या भोक्सा हुए, माहीगिरी हुए, खरवार हुए, ये 4 जनजातियां या ट्राइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग छोड़िएगा ना, इनको जरूर पढ़िएगा क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोग इन क्वेश्चनों को मिस मत करिएगा क्योंकि माइनस मार्किंग भी है, तो उसको भी आपको लोगों को ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन की बहुत कीमत होती है और एक एक क्वेश्चन या एक नंबर से रिजल्ट या कट ऑफ से आदमी या स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आइए इसमें हम लोग देखते हैं बुक्सा या भोक्सा। तो बुक्सा या भोक्सा जनजातियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका हम लोग देख लेते हैं कि यह उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में निवास करते हैं। पहले जाग्राफिकल एरिया हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश का मैप है, डायग्राम है, और यह ऊपर जो है उत्तराखंड आपका ये है, ये आपका उत्तराखंड है। तो ये उत्तराखंड है और यह है बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, ओके, जो उत्तराखंड की सीमा का ये निर्धारण करता है। तो बिजनौर जो डिस्ट्रिक्ट है यानी जिला अथवा जनपद है, उत्तराखंड का निर्धारण करता है, या उत्तराखंड के बॉर्डर पर कह लीजिए, या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में यह स्थित है। तो इसी बिजनौर जनपद में स्पेशली ये जनजातियां पाई जाती हैं। यहाँ पर डेंसिटी इनकी अधिक है। इसके अलावा इसके आसपास के जनपद में भी, क्षेत्रों में भी पाया जाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो रेंज है, बॉर्डर है, उन क्षेत्रों में इनका निवास पाया जाता है। उत्तराखंड में भी इनका निवास है, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन हम लोग यूपी स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश विशेष पर डिस्कस कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश पर ही विशेष हम लोग फोकस करेंगे। तो यह उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है बिजनौर जनपद, बिजनौर जनपद में इनकी डेंसिटी अधिक पाई जाती है। या ऐसे आप कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में मुख्य रूप से इनका निवास स्थान है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये आया भी है, आगे भी आएगा, तो आप लोग सावधान रहिएगा, बहुत केयरफुली से इसको, केयरफुल होकर के इसको देखिएगा, पढ़िएगा आप लोग। तो इनका जो जनपद है उत्तर प्रदेश का वह बिजनौर जनपद है, ओके। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगले फैक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। और ये अपने को राजपूत वंश से बिलोंग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। ये अपने को राजपूत वंश से बिलोंग करते हैं। और कुछ ऐसा भी तर्क है, मान्यताएं हैं कि ये मराठा क्षेत्र से आकर बसे हैं। अब मराठा क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? महाराष्ट्र का बेल्ट, ओके, मराठा क्षेत्र से आकर के बसे। तो ऐसा माना जाता है कि मराठों द्वारा इन्हें वहां से भगा दिया गया या मराठों से संघर्ष हुआ, और यह भी मूल रूप से मराठी क्षेत्र में मराठी लोग ही थे, लेकिन वहां से यह पलायन करके इन क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश के इन क्षेत्रों में आकर के बस गए, ओके। जैसे थारू जनजातियों के बारे में कहा जाता है कि यह राजस्थान के थार मरुस्थल क्षेत्र में थे। तो इसी तरह इनके बारे में भी कहा जाता है कि ये मराठा क्षेत्र में रहते थे और मराठा लोगों द्वारा इन्हें वहां से भगा दिया गया, और यह आकर के एक सुरक्षित स्थान के तलाश में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सीमा क्षेत्रों में, पहले तो उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश ही था, तो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में आकर के अपना निवास स्थान बना लिए, ओके। अब आगे बढ़ते हम लोग। इनका निवास क्षेत्र हम लोग देख ही लिए। उत्तर प्रदेश का बिजनौर जनपद है, यहाँ पर हमने लिखा भी है बिजनौर जनपद। और बिजनौर जनपद में यह ग्रामीण क्षेत्रों में यानी रूरल एरिया में यह अब निवास करते हैं, और ग्रामीण बस्तियां, छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों के रूप में इनका निवास स्थान पाया जाता है, या ये बसे हुए हैं, ओके। आगे इनका शारीरिक बनावट हम लोग देख लेते हैं। तो ये अभी छोटे कद के होते हैं। इनकी भी लंबाई
लगभग औसतन 5 फीट के आसपास होती है। ओके, और इनका चेहरा चौड़ा होता है, इनका फेस चौड़ा होता है, आंखें छोटी होती है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह पहाड़ी लोगों के समान इनके शारीरिक बनावट होती है। ओके, यानी कद छोटा, फेस चौड़ा, चेहरा जो है चौड़ा होता है, आंखें छोटी होती है और बड़े ही ये हिस्ट पुष्ट यानी स्ट्रांग यानी मजबूत होते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगली बात हम लोग देख लेते हैं कि इनका जो परिवार होता है वह ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार के रूप में ही ये लोग रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली। और परिवार का मुखिया पुरुष वर्ग होता है, यानी इनके में भी पैट्रियार्कल सोसाइटी जो समाज का स्वरूप है वह पुरुष प्रधान है या पितृसत्तात्मक आप कह सकते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी। ओके, और यह सामान्यतया या विशेष रूप से स्पेसिफिक आप कह सकते हैं कि यह ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली भी देखने को मिलता है, यानी केंद्रीय परिवार भी देखने को मिलता है। केंद्रीय परिवार या न्यूक्लियर फैमिली से तात्पर्य है पति पत्नी और बच्चे, यानी संयुक्त परिवार में भी ये लोग रहते हैं, संयुक्त परिवार से अलग होकर के भी रहते हैं। तो इस प्रकार दोनों टाइप या दोनों रूपों में ये लोग इनका परिवार या समाज देखने को मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनका भाषा लैंग्वेज क्या है, तो यह हिंदी भाषी या हिंदी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी जो भाषा है लैंग्वेज है वह हिंदी है। इसके बाद इनका ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय हम लोग देख लेते हैं। व्यवसाय एग्रीकल्चर यानी कृषि है, व्यवसाय कृषि, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री एंड हंटिंग यानी शिकार। तो कृषि, पशुपालन और शिकार करते हैं, और शिकार में स्पेशली किस चीज पर ये लोग फोकस करते हैं, मछली पकड़ना, यानी जो मछली पकड़ने वाला या मछली का शिकार कह लीजिए करना, ये ज्यादा बहुत ही बड़े पैमाने पर करते हैं। रीजन उसका है कि इनके जो भोजन है, भोजन में मुख्य रूप से चावल और फिश यानी मछली का प्रयोग ही ज्यादा करते हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इनका मुख्य जो भोजन है वह मछली और चावल है। ओके, लेकिन कृषि कार्य में अन्य फसलें भी उगाते हैं। कृषि कार्य में गेहूं, चावल, चना, मटर एनीवे और नकदी फसलों का भी उत्पादन करते हैं, लेकिन भोजन में मुख्य रूप से चावल और फिश यानी मछली का उपयोग या प्रयोग ज्यादा करते हैं। यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि इनका जो मुख्य भोजन है वह चावल और मछली है। ओके, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से यह पॉइंट, एग्जाम के दृष्टिकोण से पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, यानी इनके जो सामाजिक स्तरीकरण है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, समाज में एक क्रम स्तर पाया जाता है। जैसे हिंदू समाज में आप देखिए तो ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, और फिर कास्टिज्म पर बेस जब आया तो फिर कास्ट के आधार पर यही वर्ण जो है उच्च से निम्न तक एक कास्ट के रूप में यानी जाति के रूप में डिवाइड हो गए। तो ये इसी को स्तरीकरण कहते हैं। तो स्तरीकरण इनके में भी पाया जाता है, यानी बुक्सा जनजातियों में भी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, तो हिंदू धर्म के समान ही पाया जाता है, और यह लोग खुद हिंदू धर्म से ही बिलोंग करते हैं। यह भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि हिंदू से बाहर है, लेकिन ट्राइब्स है यानी जनजातियां हैं, तो इनके में भी सामाजिक स्तरीकरण देखने को मिलता है। जैसे बुक्सा ब्राह्मण, ओके, यह सबसे इनके में भी जो ब्राह्मण वर्ण है वह श्रेष्ठ माने जाते हैं। बुक्सा क्षत्रिय या दूसरे नंबर पर या दूसरे स्थान पर आते हैं। इसी तरह बुक्सा अहिर, बुक्सा नाई, यानी एक कास्ट के रूप में हेरार्ची एक क्रम देखने को मिलता है, मतलब उच्च से निम्न की ओर क्रम पाया जाता है, और उसी क्रम के आधार पर इनमें कास्ट यानी जाति का भी ओरिजिन देखने को मिलता है, या कास्टिज्म देखने को पाया जाता है या देखने को मिलता है, या फिर ऐसे आप कह लीजिए कार्य के आधार पर इनकी ये भी जाति के रूप में विभाजित है। ओके, निम्न जाति के लोग उनके जो पेशे हैं, कार्य है, उसको करते हैं। जैसे नाई है तो अपने वर्क को करेंगे, अहिर है तो पशुपालन इत्यादि पर विशेष इनका फोकस रहता है। ओके, बुक्सा क्षत्रिय वर्ण के हैं तो पहले तो अपने कबीले की सुरक्षा ये लोग करते थे, लेकिन वर्तमान में
यानी आधुनिक समय में थोड़ा सिस्टम चेंज हो गया है, तो वो चीजें अलग पाई जाती हैं, वो अलग चीजें हैं। लेकिन इनके समाज में बुक्सा जो ब्राह्मण है आज भी इनकी श्रेष्ठता बनी हुई है, क्योंकि इनके धार्मिक क्रियाकलापों को यही बुक्सा ब्राह्मण द्वारा ही संपादित कराया जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनमें सामाजिक स्तरीकरण का स्वरूप देखने को मिलता है, यानी बुक्सा ब्राह्मण, बुक्सा क्षत्रिय, बुक्सा अहिर, बुक्सा नाई, एनीवे इस तरह की जातियां। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर आगे पहुंचते हैं। अगला पॉइंट है, इनमें मैरिज यानी विवाह का टाइप क्या है, स्वरूप क्या है, वह देखते हैं हम लोग। तो इनमें विवाह एक अनुबंध के रूप में होता है, जिसे आप कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि इस्लाम धर्म में जो विवाह एक समझौता या कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, तो उसी रूप में इनके समाज में विवाह अनुबंध पर आधारित है, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट पर बेस पर आधारित माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें यह है कि इनके में बुक्सा जनजातियों में बहुपत्नी विवाह और विधवा विवाह प्रथा भी देखने को मिलती है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि बहुपत्नी विवाह भी देखने को मिलता है या पाया जाता है, और विधवा विवाह भी पाया जाता है या मिलता है। तो सबसे अच्छी चीज तो यह है कि विधवा विवाह, यानी विधवाओं को भी एक सम्मानित रीमैरिज यानी वीडियो रीमैरिज सिस्टम यहाँ पर देखने को मिलता है। इससे विधवाओं की स्थिति इस समाज में भी अच्छी है, थारू समाज के समान। ओके, तो बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, यह आपसे एग्जाम में पूछ देगा कि किन जनजातियों में विवाह एक अनुबंध माना जाता है या कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। तो बुक्सा जनजातियों में माना जाता है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित होने से क्या दिखाई पड़ता है, इनके समाज में क्या चीज देखने को मिलता है, तो समाज में यह देखने को मिलता है कि जो तलाक प्रथा है, तलाक में बहुत तलाक जो है बड़े आसानी से हो जाता है, यानी सरलता से हो जाता है। जहां अनुबंध पर आधारित जो मैरिज है, विवाह होता है, वह उस समाज में या सोसाइटी में तलाक बड़े आसानी से हो जाता है, सरलता से हो जाता है। तो इस प्रकार, और यहाँ पर इस वर्ग में भी स्त्रियां आकर्षक और सुंदर होती हैं, यह भी आभूषण धारण करती हैं। इसके बाद यहाँ पर स्त्री, यहाँ पर फीमेल क्लास में कह लीजिए या स्त्री समाज में कह लीजिए, एक प्रकार का सर पर एक आर्टिफिशियल जूड़ा धारण करती हैं, जिसे इरडा कहते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग धर्म से संबंधित बातों पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट है धर्म, यानी बुक्सा या बुक्सा जनजातियां हम लोग डिस्कस किए हैं, लेकिन फिर यहाँ पर डिटेल कर लेते हैं कि यह किस धर्म से बिलोंग करती हैं, किस धर्म को मानती हैं। तो हिंदू धर्म को मानती हैं, नहीं यह मूल रूप से हिंदू धर्म को मानते हैं। और हिंदू धर्म को जब मानते हैं तो इनके गॉड यानी गॉड एंड गॉडेस क्या होंगे, देवता क्या होंगे, तो यह भगवान शिव की पूजा करते हैं, यानी महादेव जिन्हें कहते हैं भगवान शिव। इसके बाद देवी में देखा जाए तो मुख्य रूप से काली देवी की, दुर्गा देवी की, लक्ष्मी देवी की ये लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। इसके अलावा भगवान राम, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है कि काशीपुर नामक यहाँ पर एक स्थान है, प्लेस है, वहां पर एक देवी है, चामुंडा देवी इनका नाम है। चामुंडा देवी की पूजा या सबसे बड़ी देवी इनको ये मानते हैं, और यहाँ पर प्रत्येक वर्ष बड़े ही धार्मिक उल्लास के साथ यहाँ पर जाकर के चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये बुक्सा या बुक्सा जनजातियां जो काशीपुर की चामुंडा देवी हैं, उनकी सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। ओके, यानी इन जनजातियों के सबसे बड़ी देवी चामुंडा देवी मानी जाती है, यहाँ पर जाकर के पूजा अर्चना करते हैं। आगे हम लोग त्योहार को देख लेते हैं, इनके फेस्टिवल को। तो जाहिर सी बात है, ये क्लियर बात है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है कि साइंटिफिक रूप में भी आप इसको समझ सकते हैं कि जब ये हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो हिंदू धर्म के 30 त्योहार को ये मानेंगे और मनाएंगे। ओके, इस प्रकार होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी इत्यादि जो हिंदू धर्म के जो त्योहार हैं इनको ये मनाते हैं। ओके, और यहाँ पर इनके स्थानीय जो एक देवी होती है जिन्हें ग्राम देवता अथवा ग्राम देवी कहते हैं, इनकी ये पूजा बड़े ही
उल्लास के साथ करते हैं इस ग्राम देवी की पूजा। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है इनकी पंचायत। अब इनकी पंचायत क्या है, यहाँ पर इस बुक्सा जनजातियों में बिरादरी पंचायत देखने को मिलता है। बिरादरी पंचायत में जो पद होते हैं उसमें बाई बर्थ होते हैं, यानी वंशानुगत होते हैं, जन्म पर आधारित होते हैं, उनमें कोई चुनाव नहीं होता है। ओके, और उस वर्ग के ही लोग मुखिया का काम करते हैं, तो उसमें पद होता है। पद का मतलब तखत। इनके मुखिया को, जो स्थानीय ग्राम के मुखिया होते हैं, उन्हें तखत कहा जाता है और यह सबसे ऊंचा पद माना जाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला जो पद होता है मुंसिफ होता है, दरोगा होता है, सिपाही होता है। तो दरोगा, सिपाही का और तखत, मुंसिफ जो एक पद होता है वंशानुगत होते हैं और इसमें किसी प्रकार का चुनाव नहीं होता है। तो यहाँ पर दरोगा और सिपाही यह ग्राम के सुरक्षा, शांति व्यवस्था और सुरक्षा के का काम करते हैं या देखते हैं, यह वंशानुगत होता है। और मुंसिफ और मुखिया जो है प्रमुख होता है, सबका प्रमुख, और मुंसिफ इन क्षेत्रों के सिस्टम यानी व्यवस्था, भूमि से संबंधित व्यवस्था अथवा नियम जो परंपरागत चले आए हैं उनकी देखरेख करते हैं। तो यह हम लोग देखे बुक्सा या बुक्सा जनजातियां जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, और जो हम लोग डिस्कस किए हैं डिटेल यानी विस्तृत, आपके मेंस एग्जाम में भी, यूपी पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा में भी यह काम आएगा, प्री में भी काम आएगा। इन तथ्यों को, फैक्ट्स को आप लोग अच्छे से देखिएगा। फिर हम लोग अगले इसके बाद के जो जनजातियां हैं उन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके।